स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल देखेंगे। ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये यूपी हायर की परीक्षा हो या फिर जीडीसी की, इन दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से, साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उपनिवेश में स्त्री, इसकी लेखिका कौन है? ये एक रचना है, उपनिवेश में स्त्री, इसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन में है प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की ये आलोचनात्मक पुस्तक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहली बात कि ये रचना एक आलोचनात्मक पुस्तक है, ठीक है, ये आलोचनात्मक रचना है। अब इसी के बहाने आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, वो है प्रभा खेतान के विषय में। प्रभा खेतान का जो जन्मवर्ष है वो आपको ध्यान रखना है। जन्मवर्ष प्रभा खेतान का क्या है? 1942, ठीक है। इसलिए कि जन्मक्रम वाले प्रश्नों के हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप इनकी रचना को ध्यान रखें। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखना, वो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एक पुस्तक है इनकी, सार्त्र और अस्तित्ववाद, ठीक है। अस्तित्ववाद की पुस्तक, ये ध्यान रखना है, सार्त्र और अस्तित्ववाद। और जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, शब्दों का मसीहा, ये सब चिंतन परक पुस्तकें हैं इनकी। शब्दों का मसीहा, सार्त्र, ये इनकी कुछ चिंतन परक पुस्तकें हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, भूमंडलीकरण और ब्रांड की राजनीति। भूमंडलीकरण और ब्रांड की राजनीति, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। भूमंडलीकरण के दौर में जो ब्रांडिंग होती है, जो कंपनियां ब्रांडिंग का काम कर रही हैं, उनकी कार्यविधि क्या है, किस तरह का शोषण पे आधारित ये पूरा एक पैटर्न है, उस पे उन्होंने ये पूरी पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको चिंतन परक। इसके अलावा इनकी कुछ अनुवाद की पुस्तकें हैं, वो ध्यान रखना है, क्योंकि पूछी जा रही हैं ये। जैसे ये उपनिवेश में स्त्री, ये रचना पूछी गई है यूपी जीडीसी की परीक्षा में, वैसे ही इनकी इन सारी रचनाओं को भी पूछे जाने की संभावना है। जैसे सांकलों में कैद, सांकलों में कैद, कुछ क्षितिज, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, सांकलों में कैद कुछ क्षितिज, इसमें दक्षिणी अफ्रीकी कुछ कविताओं के अनुवाद हैं, दक्षिण अफ्रीकी कविताओं के अनुवाद, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, सांकलों में कैद कुछ क्षितिज। और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है अनुवाद के रूप में, वो है स्त्री उपेक्षिता। आप सभी जानते होंगे इसके विषय में, स्त्री उपेक्षिता। स्त्री उपेक्षिता भी ये अनुदित पुस्तक है, किसकी? प्रभा खेतान जी की। ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है, सिमोन द बउआ जो हैं, सिमोन द बाउआ, उनकी पुस्तक जो द सेकेंड सेक्स है, उसका अनुवाद उन्होंने किया हुआ है। तो इतनी बातें आपको प्रभा खेतान के विषय में ध्यान रखनी है। और ये पुस्तक उपनिवेश में स्त्री, ये आलोचनात्मक पुस्तक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आगे देखते हैं, एक दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आप सभी इसको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन में है केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके, ये है चिंतामणि जी की काव्य पंक्ति। रसवंत कवितन, जो रसवंतों के जो कवित्व होते हैं, उनका रस ऐसा होता है, अखरान के ऊपर हुए छलके, अक्षरों के ऊपर छलकते जाते हैं। तो इस तरह के जो भाव हैं वो चिंतामणि जी की हैं, इसको ध्यान रखना है। अब चिंतामणि जी के विषय में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पहले रिवाइज कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि तिकवा
तिकवापुर कानपुर में इनका जन्म माना जाता है, कानपुर में। ठीक है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें वो ध्यान रखना होगा। जैसे नगेंद्र क्या मानते हैं, नगेंद्र कहते हैं कि चिंतामणि का जन्म कब हुआ है, सन 1600 ईस्वी। लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक में इनके जन्म के विषय में क्या लिखा है, ये ध्यान रखेंगे, 1609 ईस्वी। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, लेकिन शुक्ल जी वाली बात ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसी को ध्यान रखेंगे। अब आगे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि नगेंद्र जी क्या लिखते हैं इनके विषय में। नगेंद्र जी लिख रहे हैं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की ये जो तिकवापुर जो प्रसिद्ध है, इसके विरुद्ध वो कहते हैं, वो बातें हमें यहाँ पे देखनी होंगी कि वो क्या कह रहे हैं इसके विरुद्ध। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में स्थित कोंडा एक स्थान है, कोंडा जहानाबाद, ये वहां के रहने वाले थे। ये बात नगेंद्र जी कह रहे हैं। नगेंद्र जी कह रहे हैं कि तिकवापुर वाली जो बात है ये असत्य साबित हो चुकी है, इसलिए इसे ध्यान रखना होगा। ये असत्य साबित कौन कर रहा है, कौन बता रहा है, तो ये नगेंद्र जी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि ये जो तथ्य है, धीरे धीरे शोध के बाद पता चला है कि फतेहपुर के कोंडा जहानाबाद में इनका जन्म हुआ है। वे बाद में तिकवापुर चले जाते हैं, और जो उनके 3 सहोदर भाइयों की भी बात है, वो कोई भाई नहीं बल्कि उनके साथ वो आ जाते हैं तिकवापुर कानपुर में। ठीक है, तो ये तथ्य नगेंद्र जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि तिकवापुर वाले तथ्य को कौन नकारता है, कौन बता रहा है कि ये इस समय अप्रामाणिक है, तो नगेंद्र जी को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं चिंतामणि के विषय में। ये सूर्यवंशी भोसला राजा मकरंद शाह, नाम ध्यान रखेंगे, सूर्यवंशी भोसला राजा मकरंद शाह के यहाँ रहते थे। ठीक है, उन्हीं के आश्रय में रहते थे, और इन्हीं को ध्यान में रख के इनके नाम पर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ध्यान रखेंगे, एक छंद विचार, छंद विचार नाम की पुस्तक है चिंतामणि जी की। वो उन्होंने भोसला मकरंद शाह के ऊपर ही ध्यान में रख के ये रचना लिखी हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा और नगेंद्र जी क्या लिखते हैं, नगेंद्र जी कह रहे हैं कि केवल मकरंद शाह के यहाँ ही नहीं रहते थे चिंतामणि, 2 और नाम बताते हैं नगेंद्र जी, मकरंद शाह के साथ शाहजहां और दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह, इन तीनों के यहाँ आश्रयदाता इनके ये तीनों रहे हैं। इन तीनों के दरबार में चिंतामणि जी रहे हुए हैं। ये बात नगेंद्र जी लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे, नगेंद्र जी लिख रहे हैं। ये उम्मीद है ये सारे तथ्य आपके लिए काम के होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे शुक्ल जी ने लिखा कि कहीं कहीं पर वे अपना नाम क्या लिखते हैं, अपना नाम मणिमाल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में आया है, मणिमाल लिखते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि अपनी किसी किसी रचना में चिंतामणि जी अपना नाम मणिमाल भी लिखते हैं। ठीक है, ये तथ्य ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इनसे बनने वाले हैं वो भी ध्यान रखना होगा। जैसे नगेंद्र जी लिख रहे हैं कि ये सिद्धांततः रसवादी थे। ठीक है, सिद्धांततः रसवादी थे, कौन लिख रहा है, नगेंद्र।
ये बात आपको ध्यान रखना है। नगेंद्र जी एक बात और इनके विषय में लिखते हैं कि आचार्यत्व की दृष्टि से नहीं, आचार्यत्व की दृष्टि से नहीं, बल्कि किस दृष्टि से? कवित्व की दृष्टि से इनका स्थान गौरवपूर्ण है। यानी आचार्यत्व की रचना नहीं कर रहे थे, कवित्व की दृष्टि से जो ये कविताएं लिख रहे थे उस दृष्टि से इनका स्थान गौरवपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि आप कुछ प्रश्नों के बहाने उनसे जुड़े हुए 10 अन्य तथ्यों को भी जान पाएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे इनकी अगर रचनाओं की बात करें, रचनाओं को भी आपको यहाँ रिवाइज कर लेना है कि काव्य विवेक, काव्य विवेक एक रचना है इनकी महत्वपूर्ण। कवि कुलकल्पितरु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। काव्य प्रकाश भी इनकी रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की है लेकिन चिंतामणि जी ने भी लिखी हुई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी एक रचना है रामायण कवित्त, रामायण कवित्त। इतनी बातें आपको चिंतामणि जी के विषय में ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके दो पंक्तियां भी आपको सुना देते हैं। जैसे हैं बलभार उदंड भरे, हर के भुजदंड सहायक मेरे, ये भी चिंतामणि की पंक्ति है। जोबन के मदमत्त तिया, यसी पति को नित चित्त चुरावे। तो ये जो है ये चिंतामणि जी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनकी कुछ पंक्तियां हैं, इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति है, कलिकुलिस जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ध्यान से देखेंगे इस पंक्ति को। कलिकुलिस जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, ये किसका कथन है? ऑप्शन में है नरहर सिंह बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है नाभादास। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में इस पंक्ति को लिखा हुआ है। ध्यान देंगे, भक्तमाल, भक्तमाल में नाभादास जी ने तुलसीदास जी के विषय में ये बात लिखी हुई है। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं हमें ध्यान रखना। तो भक्तमाल के विषय में सबसे पहली बात इसको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने इसका जो प्रकाशन वर्ष बताया है 1643 संवत। ठीक है, सन नहीं संवत। तो भक्तमाल का जो वर्ष है 1643 संवत। अब इसके विषय में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसकी टीका लिखी है एक व्यक्ति ने। किसने? प्रियादास जी ने। ठीक है, तो भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? प्रियादास जी ने। और किस सन में लिखी है? 1769 संवत में। अब इनको सन में आपको कन्वर्ट करना हो, 57 माइनस कर दीजिए, सन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने लिखी हुई है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में भी इसका उल्लेख है। जैसे भक्तमाल में कुल कितने कवियों के जीवन वृत्त हैं? ध्यान रखना है, कुल 200 कवियों के जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, भक्तमाल में कुल 200 कवियों के जीवन चरित्र वर्णित है। और इसके बारे में एक और तथ्य ध्यान रखना है भक्तमाल के विषय में कि भक्तमाल में कुल 316 छप्पे हैं। ये संख्या दोनों आपको ध्यान रखनी है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें अभी इसके विषय में आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखते हैं कि एक कथन इनका बहुत प्रसिद्ध है, कथन है, संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नौका लियो। उसके बाद कलिकुलिस जीवन निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये जो पंक्ति है नाभादास की है भक्तमाल में, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाभादास पे एक और ध्यान देते हैं कि इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो नाभादास के गुरु कौन थे?
नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। ठीक है, ये तथ्य ध्यान से रखना है, इनको आपको याद रखना है। एक पंक्ति है जो नाभादास जी के अष्टयाम से है। नाभादास जी का अष्टयाम आप सभी जानते हैं, आठों पहर का वर्णन है, राम भक्त कवियों में ये आते हैं। ठीक है, तो अष्टयाम से एक पंक्ति है, आपको ध्यान रखनी है। अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं न सकहीं, कहीं न सकहीं शेष श्रुति तैसी। ये नाभादास जी के अष्टयाम की पंक्ति है, तो इसे ध्यान रखना है। अवधपुरी की शोभा, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि राम भक्त थे ये, अग्रदास इनके गुरु थे। भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष आप देख रहे थे, कितने कवि हैं, कितने छप्पे हैं, ये सारी बातें आपको एक प्रश्न के बहाने, कई सारे प्रश्न आपके यहाँ से तैयार होते हैं। एक प्रश्न है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन में है भामा, दंडी, रुद्रट, मम्मट। इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना है आपको, इसका सही उत्तर है रुद्रट। रुद्रट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? हिंदी काव्यधारा नाम का एक संग्रह ग्रंथ है, इसके विषय में देखते हैं। इसके साहित्यकार कौन हैं? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है वह है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा का संकलन करने वाले साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन। अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें देखनी हैं। हिंदी काव्यधारा का इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्यान रखना है आपको, 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, इसके साथ ही इसके जैसे कुछ नाम के अन्य रचनाएं भी हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एक है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1909 में पहला भाग और 1914 में दूसरा भाग, यानी कुल ये 2 भागों में है। ठीक है, 2 भागों में, दोनों भागों के प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ से एक सवाल और उठ रहा है कि हिंदी कोविद रत्नमाला ये लिखने वाले कौन थे? तो ये श्याम सुंदर दास जी की रचना है, श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। यानी हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन 1944 में, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। अब इसके बाद एक और इससे मिलते जुलते नाम की रचना है, उसके विषय में हम देखेंगे कि वो कौन सी है। वो है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1917। ठीक है, कविता कौमुदी। इसके रचनाकार या ये किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखना है आपको, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, अब ये कविता कौमुदी के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देते हैं। जैसे इसमें कुल कितने भाग हैं? कविता कौमुदी कुल कितने भागों में लिखी गई है? तो ध्यान रखेंगे, कुल 8 भाग हैं इसमें। ठीक है, कविता कौमुदी कुल 8 भागों में है। बड़ी योग्यता से उन्होंने हिंदी कितनी भाषाओं के, हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत, ठीक है, 4 भाषाओं की कविताओं का संकलन और संपादन किया है, संकलन और
संपादन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कविता कौमुदी के विषय में रामनरेश त्रिपाठी जी ने इसका संपादन किया हुआ है, कुल 8 भागों में किया है। तो इतनी बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। इन सारी बातों को एक जगह नोट कर लें, इनके प्रकाशन वर्ष, इनके भाग और कितनी भाषाओं की रचनाओं का संकलन और संपादन है। तो कुल मिला के ये कविता कौमुदी आप इस रूप में भी ध्यान रख सकते हैं कि शुक्ल जी ने कहा कि लोक और ग्राम्य गीतों का पूरा संकलन है, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन में है गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, बाकी इन तीनों के नाम जो आप देख रहे हैं, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास और हृदराम, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब यहाँ से कुछ नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि जैसे हम बात करें राम भक्ति शाखा के कवियों के विषय में, आप जानते हैं तुलसीदास, अग्रदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान के बाद हृदराम का नाम ध्यान रखना है आपको। इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है। ये किस परंपरा से हैं? ये राम भक्ति परंपरा से हैं। ठीक है, इसके अलावा 20वीं शताब्दी में शुक्ल जी ने बताया कि कुछ और लोग हैं जो 20वीं शताब्दी में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रचनाएं लिख रहे थे। तो ध्यान रखेंगे 20वीं शताब्दी में कौन थे? अयोध्या के बाबा रामचरण दास, रामचरण दास, अयोध्या के बाबा रामचरण दास। इसके अलावा बाबा रघुनाथ दास, रघुनाथ दास, और रीवा के एक महाराज थे रघुराज सिंह। ठीक है, ये सभी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रचनाएं रच रहे थे। ये 20वीं शताब्दी में थे और ये सभी के सभी भक्ति काल के युग में थे। तो ये सारी बातें आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? रामकुमार वर्मा का गद्य गीत कौन सा है? ऑप्शन में है भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास, अंतररागिनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है हिमहास। रामकुमार वर्मा का ये क्या है? ये गद्य गीत है, ध्यान रखेंगे, गद्य गीत। इसकी जो कोटि है, ये भी श्रेणी भी इसकी ध्यान रखेंगे। हिमहास 1935 में प्रकाशन है इसका। ठीक है, गद्य गीत है। भग्नदूत आप लोग जानते हैं, अज्ञेय का है। इसके अलावा जो मौक्तिकमाल है, ये 1938 में ये प्रकाशित है और इसकी जो लेखिका है वो है दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। अंतररागिनी के विषय में अभी जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी हम लोग पता करके इसके विषय में अगली क्लास में जिक्र करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन ने खड़ी बोली हिंदी को क्या नाम दिया है? ऑप्शन में है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी, मानक हिंदी। इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान देंगे, राहु सांकृत्यायन ने खड़ी बोली हिंदी को क्या नाम दिया है? कौरवी, कौरवी नाम दिया है राहु सांकृत्यायन जी ने। अब इसके विषय में थोड़ी सी और कुछ इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे उदंत मार्तंड पत्रिका का नाम आता है, उदंत मार्तंड। इस पत्रिका में खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्य देशीय भाषा।
ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है उदंत मार्तंड में, जुगल किशोर इसके संपादक थे, कलकत्ता से मासिक रूप में निकलती थी, तो इसे ध्यान रखेंगे। उन्होंने खड़ी बोली के लिए इस पत्रिका में मध्यदेशी भाषा ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब खड़ी बोली हिंदी शब्द का, ये खड़ी बोली का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो ध्यान देंगे इसका जो खड़ी बोली शब्द का पहली बार प्रयोग की बात आती है तो ये किस संस्थान से जुड़ा हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी किसी संस्थान का नाम पूछे कि किस संस्था से जुड़ा हुआ है पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, तो फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में भी पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, जो भाषा के प्राध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। और अपनी रचनाओं में पहली बार प्रयोग किसने किया, लल्लू लाल जी ने। लल्लू लाल ने अपनी रचनाओं में पहली बार, और किस रचना में, प्रेम सागर में। इतने तथ्य आपको ध्यान रखने हैं खड़ी बोली से संबंधित। इसके अलावा एक हैं भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी, ये महिला नहीं पुरुष हैं, सुनीति कुमार। इनके नाम से आपको लगेगा कि ये महिला है, लेकिन ये सुनीति कुमार चटर्जी ये पुरुष हैं, भाषा वैज्ञानिक। इन्होंने जो साहित्यिक भाषा होती है, जो साहित्यिक भाषा हिंदी है, साहित्यिक हिंदी, उसे क्या कहा है, तो ध्यान देंगे उन्होंने कहा नागरी हिंदी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नागरी हिंदी किसने नाम दिया है, तो जो साहित्यिक हिंदी है उसको नागरी हिंदी किसने कहा है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसके अलावा उन्होंने नागरी हिंदी के साथ एक अन्य नाम भी दिया है, क्या, साधु हिंदी। साधु हिंदी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न के साथ में। तो एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, और परीक्षाएं नज़दीक हैं, आपके रिवीजन में ये सारे प्रश्न बहुत मदद करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नागरी प्रचारिणी सभा की साहित्य इतिहास लेखन की जो योजना है उसके अंतर्गत लोक साहित्य वाला भाग किसने लिखा है, तो कुल 16 खंडों में नागरी प्रचारिणी सभा के अंतर्गत जो योजना अलग अलग भाग लिखे गए उसमें एक हिस्सा लोक साहित्य वाला है। लोक साहित्य वाला हिस्सा किसने लिखा है, ऑप्शन में है कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्णदेव उपाध्याय, विशंबरनाथ उपाध्याय, विद्यानिवास मिश्र। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय जी ने 2 भागों में लोक साहित्य पर इस पुस्तक को संपादित किया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, एक है लोक साहित्य करके, दूसरा लोक चिंतन की भूमिका जो दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो इसे इस रूप में ध्यान रखना है कि जो लोक साहित्य वाला हिस्सा है किसने संपादित किया है, कृष्णदेव उपाध्याय। और जो यूपी जीडीसी की परीक्षा में आपको लोक साहित्य वाला हिस्सा पढ़ना है, लोक साहित्य वाले हिस्से के लिए ये बहुत शानदार पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन से, लोक भारती प्रकाशन के संयुक्त प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित है। आप चाहें इसे ऑर्डर करके इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यूपी जीडीसी के लिए सबसे शानदार स्रोत है, आप इसका अध्ययन करें। तो साथियों, ये सारे प्रश्न हम लगातार लेकर के मौजूद थे अपनी इस क्लास में। जो लोग भी इन सारे प्रश्नों पर आधारित हमारे नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इस नोट्स को ऑर्डर कर लेंगे। इस तरह के सभी प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग से भी हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध हैं। इसके अलावा लाइव बैचें भी हमारी चल रही हैं, लाइव क्लासेस जो यूपी जीडीसी की चल रही हैं। इसके अलावा एक बैच चल रही है यूपीएचएससी की, और यूजीसी नेट और अन्य आयोगों की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी पर आधारित नई बैच शुरू होने वाली है। तो आप सभी चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार ढंग से हम इसका पूरा अध्ययन करने वाले हैं व्यवस्थित। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।